हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेईई मेन 26 ऑफ फैब के शिफ्ट 2 पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2,4-DNP टेस्ट इज गिवन बाय। 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है? 2,4-DNP टेस्ट देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होते हैं। और ये टेस्ट कैसे होता है? हम कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रेजीन। ये है आपके पास में फॉर्मूला फॉर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रेजीन। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड जो भी होंगे वो बीच में से ये वाटर को निकाल कर एक अडक्ट बनाते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रेजोन। और यहाँ पर इनका कलर होता है ऑरेंज और येलो। तो ये हमारे पास में टेस्ट बन जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। इस तरह से हम कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं, हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया है मैचिंग का। इसमें कॉलम 1 में आपको दिए गए हैं डाइसैक्राइड और कॉलम 2 में दिया गया है। इसके लिए जब हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो कौन से मोनोसेक्राइड यूनिट बनते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज, सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो हमारे पास में 1 के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा सी। लैक्टोज, लैक्टोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो हमें मिलता है बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी लैक्टोज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी शिफ्ट्स में आ चुके हैं। तो लैक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन था और अब हमारे पास इसके लिए करेक्ट मैच बन गया है बी। और थर्ड हमें दिया गया है माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? अगर इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो हमें मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। इसकी दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट बिल्कुल सेम होती है। तो थर्ड के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिवनॉफ एंड ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट आर रिस्पेक्टिवली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज ये थोड़ा सा हमारे पास में एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। सेलिवनॉफ टेस्ट किया जाता है कीटोज को एल्डोज से आइडेंटिफाई करने के लिए और ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है फॉर प्रोटीन। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है फ्रॉम ऑर्गेनिक। हमें एक कंपाउंड गिवन है, इसमें पहले हम जिंक और HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और उसके बाद में Cr2O3 एट 473 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर। तो देखिए सबसे पहले तो इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जिंक और HCl, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास में? दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। और सेकेंड जो हमारे पास में रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्साइड प्लस 473 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज कर रहे हैं, ये है एरोमेटाइजेशन। क्लीमेंसन रिडक्शन से क्या होगा? ये हमारे पास में जो गिवन कंपाउंड है क्लीमेंसन रिडक्शन से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से हमने इसकी रिएक्शन करवा दी है जिंक विद HCl। दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें हम कार्बोनिल कार्बन को CH2 में चेंज कर देते हैं। ये हमें मिल गया एक एल्केन और इस एल्केन को अब हमने एरोमेटाइजेशन में डालना है। तो एरोमेटाइजेशन में हमें एक 6 मेंबर रिंग मिल जाती है और उसके अलावा जो भी कार्बन हमारे पास में प्रेजेंट होंगे वो ब्रांच की फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन पार्टिसिपेशन करेंगे इन एरोमेटाइजेशन और ये जो हमारे पास में चेन है ये बाहर की तरफ रह जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग और उसके ऊपर इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपके पास में बन गया है प्रोडक्ट इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास में आया है फ्रॉम ऑर्गेनिक। ये हमें कंपाउंड गिवन है और इसमें हम पहले स्टेप में करवा रहे हैं NaOH की रिएक्शन और सेकेंड स्टेप में C2H5OH विद H2O। तो फर्स्ट स्टेप में जो NaOH है ये हमारे पास में कौन से ग्रुप हो चुके हैं? दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर NaOH की प्रेजेंस में होगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में आप देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ से ये जाएंगे नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। और यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा? ये है हमारे पास में अल्फा कार्बन, ये पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन को हम सेपरेट करा के दिखा देते हैं। तो ये निकल जाएगा यहाँ से पॉजिटिव की फॉर्म में और ये कार्बन बच जाएगा नेगेटिव। अब इनमें आपस में जब बॉन्डिंग होगी तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसमें हमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम कार्बन की मार्किंग कर लेते हैं। बेंजीन रिंग को छोड़कर देखिए यहाँ पर ये आ गया कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 और 2 की जो अटैचमेंट है वो किसके ऊपर होनी है? इस थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर। इसके बाद में ये कार्बन नंबर 4 और ये 5। ये हम जस्ट एक बार सिर्फ आइडिया के लिए बना रहे हैं। तो हमारे पास देखिए दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3,
दिस इज 4, दिस इज 5। देखिए 2 के ऊपर जो एल्डिहाइड था वो एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज रहेगा। थर्ड के ऊपर हमारे पास में शिफ्टिंग हुई है हाइड्रोजन की, तो इसलिए यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा और यहाँ से ये एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। और इसके बाद में अब जब हम फाइनल स्टेप करवाते हैं तो फाइनल स्टेप में हमारे पास में होगा डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में OH जाएगा ये, और यहाँ से इस पोजीशन से जाएगा H। तो यहाँ से हमें यहाँ पे एक 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाता है। तो इस तरह से हमें मिलेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 के ऊपर लगा हुआ है CHO, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको 4, 5 ये कार्बन एज इट इज दिखाने हैं। तो ये बना है हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट। मैं फिर से यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ। दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये वो 5 कार्बन है जो बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट इन 2 प्रोसेस के बाद में। फर्स्ट स्टेप में हमने NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दी, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरे स्टेप में हमने करवा दिया है डिहाइड्रेशन, जिसमें H2O निकल कर हमें इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन HCP डिवाइडेड बाय CCP। आई थिंक ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो ये मान लीजिए हमें रेशो ही पूछा हुआ है, तो HCP में पहले हम क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आता है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू भी आ जाएगी 6। अब हमारे पास में सेकंड है CCP में होते हैं 4, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आ जाएंगे 4। तो अगर हमें HCP ओवर CCP ये रेशो पूछा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ऑक्सीजन फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस के बारे में, और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन फैमिली के लिए। इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केसेस हैं। ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, हमारे पास में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए, बिकॉज वहां पर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन है तो जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सल्फर के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद में सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो अपने ग्रुप मेंबर में सबसे कम शो करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कम शो करेगा। ये आप वैल्यूज एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं, आपको वैल्यू वाइज भी दिया गया है कि ऑक्सीजन के लिए सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इन ग्रुप। अगर हम हैलोजन की बात करते हैं, हैलोजन में सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन में सीक्वेंस चेंज होता है। ये मैं आपको यहीं पे एक नोट के फॉर्म में बता देती हूँ। अगर हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो सिर्फ क्लोरीन का चेंज होता है, क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन की ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा रहती है। यहाँ पे सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है, बट इस केस में ऑक्सीजन सबसे डाउन आ जाएगा इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन कार्बन। बस सिंपल क्वेश्चन है, आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। ये हम डायरेक्टली लिख देते हैं विदाउट ऑप्शन, भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हमारे पास में सबसे पहले है sp2, बिकॉज इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं 3, दूसरे के अराउंड सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं 2, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इसके बाद में है 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, और लास्ट वाला जो हमारा है इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है अराउंड कार्बन, तो ये हो जाएगा sp3। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मैचिंग का है। मैच द फॉलोइंग। हमारे पास में है कॉलम 1 में कुछ मॉलिक्यूल और सेकंड कॉलम में हमें दिए गए हैं बॉन्ड ऑर्डर। इसमें भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मुश्किल बनाया जा सकता था कि अगर हम इसमें आपको किसी तरह के आयंस दिए होते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसे भी बहुत ही सिंपल रखा है। हमें जनरली पता है, हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन के लिए है 2, तो फर्स्ट के लिए करेक्ट मैच हो गया है ए। सेकेंड नियॉन Ne2 मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ पे सेकेंड के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो गया बी। इसके बाद में है फ्लोरीन इज हैलोजन, हैलोजन्स आर मोनोवैलेंट, तो हम किसी भी थ्योरी से MOT VBT किसी से भी निकालें, हमारे पास में थर्ड के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा सी। एंड नाइट्रोजन में बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो फोर्थ के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा डी। तो आपको जो भी सीक्वेंस दिया गया है आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन में मैचिंग करा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके पास में मैचिंग के लिए कॉलम 1 में आपको दिए गए हैं कुछ कंपाउंड और एलिमेंट और कॉलम 2 में दिए गए हैं प्रोसेस के नाम। तो अब हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड कौन सा प्रोसेस है, सॉल्वे प्रोसेस। देखो, सॉल्वे प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी आ गया। टाइटेनियम, टाइटेनियम के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा वॉन ऑर्कल प्रोसेस। वॉन ऑर्कल प्रोसेस हमारे पास में है प्यूरिफिकेशन मेथड, जिसमें हम वेपर फेज रिफाइनिंग करवाते हैं। वेपर फेज का मतलब टाइटेनियम को ऐसे किसी सब्सटेंस में चेंज करेंगे जिसको इजीली वेपराइज करा सके, और उसमें हम फिर टाइटेनियम का या हम कहेंगे कि जिरकोनियम, इनके लिए प्यूरिफिकेशन कराते हैं। तो हमारे पास में सेकंड के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा बी। इसके बाद में है क्लोरीन। क्लोरीन को बनाया जाता है डेकॉन प्रोसेस से। क्या होता है डेकॉन प्रोसेस? डेकॉन प्रोसेस में हम यूज करते हैं HCl प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो यहाँ पे क्लोरीन बनता है। ये है डेकॉन प्रोसेस, तो क्लोरीन थर्ड के साथ में करेक्ट मैच हो जाएगा ए का। और फाइनली सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, केस्टर केल्नर प्रोसेस। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl का और हमें मिल जाता है NaOH। तो ये है आपके पास में चारों प्रोसेस और चारों के लिए करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, अगेन मैच द फॉलोइंग। मैचिंग करवानी है कॉलम 1 की कॉलम 2 के साथ में। कॉलम 1 में कुछ रिएक्शंस गिवन है और कॉलम 2 में नेम्स। नेम रिएक्शंस का क्वेश्चन आया है, लेकिन ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास में। आपको नेम रिएक्शन, बहुत ही कॉमन सी नेम रिएक्शन है और सभी की सभी नेम रिएक्शंस हैलो कंपाउंड से हैं, इसलिए आपका फर्स्ट चैप्टर है +2 का, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। हमारे पास में सोडियम ईथर की प्रेजेंस में होती है वुड्स रिएक्शन जब हमने यूज किया है एल्काइल हैलाइड, तो इसकी करेक्ट मैच हो जाएगी वुड्स रिएक्शन। इसके बाद में सेकेंड है हमारे पास में, हमने सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाई है लेकिन हमने यूज कर लिया है एराइल हैलाइड, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में हमने कॉपर का सॉल्ट यूज किया है, तो कॉपर का सॉल्ट यूज करके अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को हेलोबेंजीन में चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास में बनती है सैंडमेयर रिएक्शन। और अगर हमने सिर्फ कॉपर विथ सम हैलोजन एसिड, इससे आपने एराइल हैलाइड बनाया है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। एक ही चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन आ गई है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग मॉर्निंग शिफ्ट में भी थी, तो आई थिंक इस शिफ्ट में भी आया है यही सेम क्वेश्चन, तो सिंपल है। ये हम पिछले शिफ्ट के पेपर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। क्रायोलाइट के साथ में मैच क्या होगा? क्रायोलाइट के साथ में मैच हो जाएगा डी, फ्लोरीन। कैसेटेराइट, टिन, सेकेंड के साथ में करेक्ट मैच है ए। कैलेमाइन, कैलेमाइन के लिए हम लिख सकते हैं जिंक, ये है आपके पास में करेक्ट मैच सी। इसके बाद में आता है मेलेकाइट ग्रीन, मेलेकाइट ग्रीन के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच आ जाएगा बी, कॉपर। और सिडेराइट, सिडेराइट FeCO3, यहां पर इसके लिए करेक्ट मैच हो जाएगा ई, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट pH ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, और हमें गिवन है pKa एंड pKb वैल्यूज। अमोनियम फॉस्फेट क्या है? दिस इज NH4 होल थ्राइस PO4। अब इसमें आप देखिए, दिस इज सॉल्ट मेड फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस, तो इसके लिए pH निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस ऑफ pKb। तो ये आप देखिए सारी वैल्यूज डाल देते हैं। pKw कितना होता है? 14 प्लस इसके बाद में आ जाएगा 4.75 माइनस 5.23, ये आ गया, और इन सबको सॉल्व कर देते हैं। देन वी गेट वैल्यू 6.76, ये आ गया आपके पास में pH, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइल्डली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 रिएक्ट विथ थायोसल्फेट आयन टू यील्ड ए स्पीसीज A containing sulfur. What is oxidation state of sulfur in A? यहां से देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। MnO4-1 जब थायोसल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो खुद कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में और थायोसल्फेट को कन्वर्ट कर देगा सल्फेट आयन में। अब हमें सल्फेट आयन में सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। x - 8 इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू आ जाएगी +6। इस क्वेश्चन में बस रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए एंड दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन। आई थिंक आप सबका ये करेक्ट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन FCC क्रिस्टल। FCC में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं हमारे पास में? 4,
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होते हैं 4। और अगर आपको इनका रेशो पूछा गया है तो रेशो हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट डिवाइडेड बाय ऑक्टाहेड्रल वॉइड मस्ट बी 4:4 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स से, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर E इज इक्वल टू E पावर -x, डिटरमाइन वैल्यू x को डिटरमाइन करना है। EA वैल्यू गिवन है 80.2 किलो जूल पर मोल, टेम्परेचर है 700 केल्विन एंड R वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें यूज करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A E पावर -EA ओवर RT। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं E माइनस एक्स इज इक्वल टू E माइनस EA ओवर RT। तो यहाँ से अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EA डिवाइडेड बाय RT। यहाँ पे अब हमें कैलकुलेशन करनी है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को हम कन्वर्ट करके लिख देते हैं इन जूल्स। R की वैल्यू आ जाएगी 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हो जाएगा 700। अगर हम इस सब को सॉल्व करते हैं देन वी गेट आवर आंसर अराउंड 3.78 और इसे हम रफली लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 14। तो ये है इस क्वेश्चन के लिए आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मच मास ऑफ NaNO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ एक्वा सोल्यूशन टू गेट 70 मिलीग्राम ऑफ सोडियम आयन पर ml। हमें इतने सोडियम आयन आए पर ml निकालने हैं। कहाँ से आया क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमें 1 ml ऑफ सोल्यूशन में कितने दिए गए हैं, अगर 1 ml सोल्यूशन है तो इसमें है 70 मिलीग्राम ऑफ सोडियम आयन। तो हम पहले निकाल लेते हैं 50 ml में कितने हो जाएंगे। तो अगर 50 ml सोल्यूशन है तो कितना हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाइड बाय 50, दिस इज 3500 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। तो इसका मतलब यही निकालना है, यहाँ पर ये 35 मिलीग्राम और 3.5 ग्राम ऑफ सोडियम आयन कितने मास ऑफ NaNO3 में प्रेजेंट होगा। तो बस सिंपल है आगे की कैलकुलेशन। NaNO3 के लिए मोलर मास की वैल्यू होती है 85 ग्राम। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस आर प्रेजेंट इन 85 ग्राम ऑफ NaNO3। तो 3.5 ग्राम ऑफ सोडियम कितने में प्रेजेंट होगा, 85 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 और यहाँ से हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 12.93 ग्राम ऑफ NaNO3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 13 ग्राम ऑफ NaNO3। तो ये है आपके पास में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक न्यूमेरिकल दिया गया है आपको फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमें कैलकुलेट करना है E और हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास में दोनों आयंस की कंसंट्रेशन भी गिवन है। दोनों आयंस के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, SRP की वैल्यू भी गिवन है। जिंक के लिए हमारे पास में वैल्यू है -0.76 और सिल्वर के लिए SRP वैल्यू है +0.80। अब सबसे पहला काम क्या होगा, E0 सेल निकालना। E0 सेल निकालेंगे, E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पर कैथोड बना रहा है सिल्वर, एनोड बना रहा है जिंक। तो यहाँ से हम करते हैं 80 माइनस ऑफ 0.76, तो हमारा आंसर आ जाएगा +1.56 वोल्ट। अब हमें निकालना है E सेल, तो इसके लिए हम यूज करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन -0.0591 डिवाइडेड बाय n log प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के लिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो चेंज हुआ वो क्या होगा, जिंक से बन रहा है जिंक +2 और यहाँ पर 2 सिल्वर आयन चेंज हो रहे हैं 2 सिल्वर सॉलिड में। तो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी आ जाएंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अब हम सारी वैल्यूज डाल देते हैं इस इक्वेशन में। 1.56 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जिंक की कंसंट्रेशन है 0.1 और सिल्वर की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2 और इसकी पावर 2 हो जाएगी बिकॉज इसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1.47। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको इस तरह से पूछा गया था, E इज इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻2 और हमें x की वैल्यू निकालनी थी। अगर इस फॉर्म में हम E को लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 147 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 147। ये है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसकी रिएक्शन हमने करवानी है SOCl2 के साथ में और बताना है इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा।
SOCl2 के साथ में रिएक्शन करने के लिए हमारे पास में है OH ग्रुप। यहाँ पर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसको हम 1 2 3 मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 सबसे पहले है जो फर्स्ट हमारे पास में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है और बेंजीन रिंग के साथ में ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, तो इस OH का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। सेकेंड नंबर पर जो OH हमने लिखा है उसमें ये कार्बन के साथ में अटैच्ड है। कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ से ये बहुत इजीली निकल सकता है बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। तो यहाँ पर ये OH है, ये Cl से रिप्लेस हो सकता है। और तीसरा हम OH ग्रुप देखते हैं तो ये भी हमारे पास में एक साइक्लिक रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, इट इज नॉट एरोमेटिक। तो यहाँ पर इसका भी डिस्प्लेसमेंट बहुत आराम से हो सकता है बाय Cl। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ये। यहाँ पर जिसे हमने नंबर 3 दिया है वो वाला OH भी रिप्लेस हो जाएगा, जिसे हमने नंबर 2 दिया है वो वाला OH भी Cl से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है ये रिप्लेस नहीं हो सकेगा। तो ये है आपके पास में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से टेबल टेनिस बॉल हैज मास 10 ग्राम and a speed of 90 meter per second. Its speed can be measured with an accuracy of 3% but will be uncertainty in position. डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा वी निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डेल्टा वी इज इक्वल टू जो वेलोसिटी दी हुई है उसमें एक्यूरेसी का देख लेते हैं हम। तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा? 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये बन गई हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू। अब हम डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा? h डिवाइडेड बाय 4 पाई m डेल्टा वी। सारी वैल्यूज डाल देते हैं। 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास। मास हमें दिया गया है 10 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करके लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा डेल्टा वी 4.5। तो इससे हमारा आंसर आ जाता है 0.117 इंटू 10⁻32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दैट इमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। आइसोटोप जो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव होगा वही निकालेगा लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। और हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ऐसा जो रेडियो एक्टिव होता है ट्रीटियम। ट्रीटियम के लिए हाफ लाइफ पीरियड होती है 12.5 ईयर्स और रिएक्शन कुछ इस तरह से शो करता है। हाइड्रोजन 1,3 गिव्स हीलियम 2,3 प्लस बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये रिएक्शन है जिसमें ये बीटा पार्टिकल्स इमिट कर रहा है। इस वीडियो के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये इतने ही क्वेश्चन हमें अवेलेबल हुए हैं। विच पेयर ऑफ ऑक्साइड कंटेन ओनली एसिडिक ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड का पेयर इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 3 B2O3 एंड SiO2 बोथ आर एसिडिक। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में BaO दिया हुआ है जो कि हमारे पास बेसिक है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है CaO बेसिक और लास्ट ऑप्शन में CaO अगेन बेसिक। तो जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हैं ये बेसिक हैं और जो हमारे पास में इसके अलावा हैं वो सारे एसिडिक ऑक्साइड हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है 26 ऑफ फैब के सेकंड शिफ्ट पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।